नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, हम लोग एंसेंट हिस्ट्री स्टार्ट किए हुए थे और आज हम लोग तीसरा चैप्टर एंसेंट हिस्ट्री का हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्ट करने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। और ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन हम लोग ख़त्म करेंगे, मैंने पहले ही कहा था कि आपका जो हिस्ट्री का पोर्शन जो होगा और साइंस का जो पोर्शन होगा और ज्योग्राफी का जो पोर्शन होगा, इसको हम लोग पूरा 6 to 12 जो एनसीईआरटी है, और साइंस में 6 to 10th एनसीईआरटी और कुछ 11 का भी चैप्टर हम लोग करेंगे। मतलब आपका जो पीसीएस का जो लेवल होगा, बीपीएससी का और जेपीएससी का, इस लेवल पे हम लोग खत्म कर लेंगे। तो अगर हम लोग बीपीएससी जेपीएससी के लेवल पे अगर कंटेंट को कवर करेंगे, इट मीन्स इसके अलावा आपका एनटीपीसी हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, आरपीएफ हो, जेई का पेपर हो, बिहार एसएससी सीजीएल हो, बिहार दरोगा, झारखंड दरोगा, फील्ड वर्कर का पेपर है, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस का पेपर हो, या एसएससी का कोई भी आप एग्जाम दे रहे होंगे, वो आराम से कवर होगा। लेकिन साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट, इसके अलावा जो आपका चैप्टर है पॉलिटी, इसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके, तो पूरा ऑलराउंडर होगा जो हर एग्जामिनेशन को कवर करेगा। तो देखिए, पॉलिटी इकोनॉमिक्स को शायद मैं इतने कम समय में, क्योंकि बीपीएससी का पेपर है 50 दिन के बाद, तो 50 दिन के अंदर अंदर मैं आपको पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस ही कवर करवा पाऊंगा। जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि साइंस में भी बहुत अच्छे अच्छे और भी चैप्टर को मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, बीपीएससी जेपीएससी के भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसी मिनिमम फी जो आप पेमेंट किए हैं एनटीपीसी में 599, जिसमें आपको पूरा जीके तो है ही भाई, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके और आपका पूरा मैथ्स और पूरा रीजनिंग विथ पीवाईक्यू, जितना पीवाईक्यू आया है एकदम टॉपिक वाइज, कंसेप्चुअली तो पहले होगा, फिर पीवाईक्यू भी सर करवा रहे हैं। तो इससे बेस्ट अगर आपको, अगर मतलब मैं कहूँ तो भाई, और देखिए पूरा कंटेंट भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए, आज का क्लास आप हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्ट करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, किसी भी एग्जामिनेशन की बात कर ले तो यहाँ से आपको सवाल पूछा ही जाता है। ठीक है ना। अभी आपने झारखंड का पेपर देखा है, जेएसएससी सीजीएल, तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। बाकी ये आपका पेपर देखने को मिलेगा ही किसी भी एग्जामिनेशन में। तो चलिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, ऐसे नहीं, चीज़ों को समझते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। एक एक चीज़ को हमें पहले समझना होगा। ठीक है, इससे पहले कि हम लोगों ने क्या चीज़ें खत्म की है और क्या क्या चीज़ें हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, पहले यहाँ पे आइए। देखिए, सिलेबस क्या था एंसेंट हिस्ट्री का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखना है। तो एंसेंट हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि टोटल 10 चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, और इस 10 चैप्टर में हम लोगों ने सोर्सेस को पूरा पढ़ा है, पाषाण काल यानी स्टोन एज, और इसके जितने बीपीएससी के क्वेश्चन आए थे ये मैंने करवा दिए, ये यूट्यूब पे भी है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये कम से कम 3 क्लास लगेगा इसमें, आज पहला क्लास है, ये यूट्यूब पर भी जाएगा क्लास। ठीक है, देन आपका वैदिक काल चलेगा, फिर यहाँ से आपका सारी चीज़ें। तो चलिए, यहाँ से मैं आपको रिकॉल करवा दूँ, यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनेगा एक बार मैं फटाफट आपका रिवीजन करवा दूँ, देखता हूँ कितना चीज़ आपको याद है। देखिए, अगर इसको छोड़ दें पाषाण काल, और यहाँ पर मैं एक और काल को इंट्रोड्यूस कर दूं जिसको मैंने आपको करवा दिया है, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, यहाँ से आपका बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है 2018 में, कल आपने देखा भी है। अब यहाँ मुझे ये बताइए, जो पाषाण काल है, जो स्टोन एज है, या फिर जो आपका ताम्र पाषाण काल है, ये कौन सा युग है, कौन से युग का ये, फिर कौन सा पीरियड का ये काल है? तो आप क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसके बाद आइए हड़प्पा सभ्यता और पूरा का पूरा वैदिक पीरियड, ये कौन सा पीरियड का ये काल होगा? तो आप क्या बताइएगा? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है ना, क्या कहेंगे आप इसे? आद्य ऐतिहासिक काल। और इसके बाद आपका महाजनपद, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त और गुप्तोत्तर, ये क्या है आपका? ऐतिहासिक पीरियड। याद आ रहा है भाई? ये सब एकदम डायरेक्ट आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। इसके बाद आपको अगर पाषाण काल के बारे में पूछा जाए, स्टोन एज, इसमें क्या हुआ, क्या कर रहे थे लोग? सबसे ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें आपको मैंने सारा फुल कैटेगराइज किया गया, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, आग की खोज कब हुई, फिर पहिए जो बनाए गए लकड़ी के बनाए गए थे, पशुपालन किए, पशुपालन में किसे पालतू पशु बनाया गया, कृषि किया गया, किसकी कृषि की गई, कौन कौन से स्थल की खोज हुई, ये सब कुछ हमने किया। ताम्र पाषाण काल में हमने देखा तांबा, ठीक है ना, यानी कि कॉपर जो है आप मानव ने पहली धातु का इस्तेमाल किया। और फिर हम जब पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम लोग नाम देंगे कांस्य युगीन सभ्यता, जिसको हम लोग कांस्य युग भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। तो ब्रॉन्ज एज मतलब क्या है कि कॉपर के साथ हमने क्या किया, टीन को मिला करके
पहली मिश्र धातु हमने बनाया था, जिसको हमने क्या कहा, कांसा कहा, यानी कि ब्रॉन्ज कहा, और इसे ही हम कहते हैं कांस्य युगीन। जो हमें हड़प्पा सभ्यता में मिली है, कांसे के कई सारे अवशेष मिले हैं, ठीक है ना, कांसा से बना हुआ अवशेष मिला है, औजार मिला है। तो हमने ये समझा कि कॉपर के साथ क्या मिला है, टीन मिला करके एक मिश्र धातु, पहली मिश्र धातु पूछा जाएगा भाई, तो याद रखिएगा यही होगा। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर है, हड़प्पा सभ्यता। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक एक करके बेसिक चीजें पहले समझते हैं, कि हर एक टर्मिनोलॉजी से चीजों को परिचित करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका माइंड में ये सवाल आना चाहिए कि सभ्यता होता क्या है, या फिर सिविलाइजेशन, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग, कि सिविलाइजेशन का मतलब होता क्या है। देखिए, एक फिक्स्ड एरिया है, मान के चलते हैं इतना सा एक क्षेत्र है, इसमें कई सारे लोग रह रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं, इनकी जो भी संस्कृति है, या ये जो भी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी कल्चर, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी कल्चर फॉलो हो रहा है, एक ही कल्चर को फॉलो किया जा रहा है, तो इसको हम एक सभ्यता कहा जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एक फिक्स्ड एरिया में जितने भी लोग हैं, एक फिक्स्ड संस्कृति को फॉलो करेंगे, तो उसको हम क्या नाम देंगे, सभ्यता का नाम देंगे। तो चलिए, सभ्यता का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एक सर्टेन फिक्स्ड एरिया में जो लोग एक संस्कृति को फॉलो करेंगे, एक फिक्स संस्कृति को फॉलो करेंगे, तो उसको हम क्या नाम देंगे, संस्कृति, उसको हम क्या नाम देंगे, सभ्यता का नाम देंगे। अब चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं हड़प्पा, तो हड़प्पा के बारे हम बताएंगे अभी आपको कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया। इससे पहले ये सभ्यता आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ये बतलाइएगा, ठीक है सर। अब देखिए, ये सभ्यता से मैं आपको एक चीज को बतलाना चाहता हूं कि हमारा जो भारत है, ठीक है ना, इस भारत उपमहाद्वीप में, भारत जो आप देख रहे हैं उपमहाद्वीप, यानी कि इंडियन कॉन्टिनेंट की बात की जाए, तो हम लोगों का क्या मानना था कि जो सेंट्रल एशिया है, ठीक है ना, सेंट्रल एशिया कहने का मतलब हिंदी में इसे कहेंगे मध्य एशिया से जो आर्यन आए थे, ठीक है ना, या जो आर्य आए थे, अपने साथ क्या लाए थे, वेद लेकर के आए थे, और इनके द्वारा ही पहली सभ्यता, ठीक है, याद रखना है मेरे भाई, इनके द्वारा ही, ध्यान रखना है। देखिए, पहली मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये पहली सभ्यता थी नहीं, तो इनके द्वारा, आर्य के द्वारा क्या लाया गया था, आर्य अपने साथ क्या लाए थे, कहां से आए थे, पहले सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ये जो आर्य आए थे अपने साथ वेद लेकर के आए थे, और इन्होंने ही वैदिक सभ्यता, ठीक है ना, इन्होंने ही वैदिक सभ्यता भारत में सबसे पहले शुरुआत की थी। अब ये वैदिक सभ्यता में ही आप क्या पढ़ते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में। ये जो सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखिएगा, ये सारा सवाल है आपके एग्जाम का पूछा गया, क्योंकि जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे इसके बाद ही हड़प्पा सभ्यता के बाद, तो मैं इसमें बताऊंगा भी। तो मैंने आपको क्या बताया कि सभ्यता किसे कहेंगे, एक सर्टेन एरिया में जो लोग एक फिक्स कल्चर को फॉलो करते हैं, उसे हम कहते हैं सभ्यता। तो भारत में देखा जाए, या फिर हम लोगों का मानना था कि जो मध्य एशिया से जो आर्य आए थे, अपने साथ वेद लेकर के आए थे, और इन्होंने जो ग्रामीण सभ्यता का स्थापना किया था भारत में, या भारत में पहली जो ग्रामीण सभ्यता अगर पूछ ली जाए, ठीक है ना, भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता अगर आपसे पूछा जाएगा, तो भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता क्या होगा आपका, वैदिक सभ्यता। तो ये सभ्यता कब स्टार्ट किया गया था, 1500 ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट। यानी समझ में आ रहा आपको, यानी ये मैप बनाइए, ये आपका ईसा मसीह का जन्म हुआ है, ठीक है मेरे भाई, ये ईसा मसीह का जन्म हुआ है, और अभी आपका चल रहा है 2024, 1500 ईसा पूर्व, यानी कि ये है आपका 1500 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी हो गया, ये आपका एनो डोमिनी हो गया एडी, और इधर हो गया आपका बीसी। तो आप मुझे ये गैप बताइए, कितना का गैप हो गया, ये मतलब इधर कितना है, अप्रोक्स 2000 है, 2024 2000, इधर 1500, यानी कि अभी से अगर हम लोग देखें तो वैदिक सभ्यता कितनी पुरानी हो गई, 3500 पुरानी एक सभ्यता है, जो हम लोगों का मानना था अभी तक, जब हड़प्पा सभ्यता का खोज नहीं हुआ था, हम लोग ये मानते थे कि हमारी जो पुरानी सभ्यता है वो कौन है, वैदिक सभ्यता है, जो अभी से अगर कंपैरिजन किया जाए तो कितना साल पुराना है, 3500 साल पुरानी सभ्यता है वैदिक सभ्यता, ठीक है। लेकिन ये तो क्या बात इंडिया की, जब हम विश्व में आ रहे हैं, चलिए भाई विश्व में लेवल पे भी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, जब हम विश्व में आए तो विश्व में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो सभ्यता है 1500 ईसा पूर्व, वो कौन सा सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है। हम लोगों का यही मानना, यानी हमारे जो पूर्वज मिले हैं वैदिक सभ्यता से मिले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जो हमारे पूर्वज रह रहे थे। लेकिन वर्ल्ड में जब देखा गया तो एक सभ्यता आपको सुनने को मिला है, या आप सुने भी होंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता।
मेसोपोटामिया की सभ्यता, और भी बहुत सारे, हवांग हो सभ्यता सुना होगा आपने, मिस्र की सभ्यता सुना होगा आपने, ये 2500 ईसा पूर्व पुराना है। तो कोई 3000 ईसा पूर्व पुराना, यानी क्या इसका मतलब ये, आइए इस मैप में, इसका मतलब ये कि विश्व में जब हम देख रहे हैं कि ये हो गया आपका 2500 ईसा पूर्व, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका 2500 ईसा पूर्व, यानी कि यहाँ पे देखा गया मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन में देखा गया हवांगहो सभ्यता, मिस्र में देखा गया मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया यानी कि इराक वाला जो क्षेत्र है उसे हम कह रहे हैं मेसोपोटामिया, क्योंकि इराक को प्राचीन काल में कहा जाता था मेसोपोटामिया ही, ठीक है। तो बेबीलोन, जो बेबीलोन की सभ्यता भी इसको कहा जाता है, बेबीलोन क्षेत्र में ही ये सभ्यता स्टार्ट की गई थी। तो हम क्या देख रहे हैं, ये भारत है भाई, ठीक है ना, भारत को थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है, हम इंडियन हैं, हम इंडियन को बोला जा रहा है कि आप 1500 ईसा पूर्व पुराना है, और ये चाइना वाले हवांग हो, ये इराक वाले, ये मिस्र वाले कर रहे हैं, भाई हम आपसे भी ज्यादा पुराने हैं। ईसा मसीह के 2500 वर्ष पूर्व हमारी सभ्यता है, हमारे पूर्वज यहाँ पे, यानी कि आपका 1500 में पूर्वज आए हैं, और आपसे पहले पूर्वज हमारे 2500 ईसा पूर्व, यानी कि 1000 वर्ष पुराना है हम आपसे, ठीक है। तो भाई देखिए, जो पुराने होते हैं उनका थोड़ा सा दावेदारी ज्यादा होता है, थोड़ा सा डोमिनेंट होंगे, कहा जाता ना भाई हमारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी में जॉब करने का, या टीचिंग में हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस, आप तो 2 साल के टीचर है भाई, पुराने नए टीचर है, तो हो गया एक दबदबा। उसी प्रकार थोड़ा सा हमें बुरा फील हुआ कि भाई हम भारतीय इनसे काफी पुराने हैं, तो इन लोग जब भी कुछ हो तो भाई आपकी सभ्यता काफी नई सभ्यता, हम लोगों की काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये चीजें चलिए, ठीक है, ये अभी तक है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा, जब हड़प्पा सभ्यता की जब हम लोग बात करेंगे, तो हड़प्पा सभ्यता से हमें पता चलता है कि हम लोग भी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो आप देख रहे हैं, हवांगहो की सभ्यता जो देख रहे हैं चाइना में जो चल रहा है, जो मिस्र की सभ्यता जो चल रही है, उसी समय यानी कि 2500 ईसा पूर्व में भी हम लोगों के भी पूर्वज भारत के उपमहाद्वीप में लोग रह रहे थे, एग्जिस्ट कर रहे थे। तब हमें भी गौरवान्वित फील हुई कि हमें कोई नहीं बोल सकता कि आप तो भाई नए हैं या हम आपसे पुराने हैं। हम भी अब दावा ठोक सकते हैं कि आपकी जो सभ्यता है, आपके ही समकालीन, आपके ही पैरेलल में हमारी भी सभ्यता भारत में एग्जिस्ट कर रही थी। तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता हमें गौरवान्वित फील करवाएगा, ठीक है ना। ये तो बात हो गई, यहां तक चीजें समझ में आ गई सर। अब जो भी सभ्यता आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, ये सारी की सारी सभ्यता, यानी कि जो देखिए सभ्यता का मतलब मैंने क्या बताया कि एक फिक्स क्षेत्र में जो लोग क्या करेंगे, एक कल्चर को फॉलो करेंगे, उसे हम कहेंगे सभ्यता। तो जितनी भी सभ्यता आपको मिलेगी नदी के किनारे ही। अब नदी के किनारे के पीछे का रीजन क्या है, देखिए नदी के किनारे ही जितनी भी सभ्यताएं आपको मिलेगी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, यहां पे देखिए यहां पे आप जब पढ़ेंगे, देखिए विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, ठीक है ना, ये क्या है आपका विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, यानी कि पूरे विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यता है जो है, एक है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए जो दर्जला और फरात नदी है, इनके किनारे ही आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता मिली है। मेसोपोटामिया आपको पता चल गया विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। और ये कहाँ, इराक, जो इराक आप अभी बोलते हैं ना, इसको पहले हम लोग मेसोपोटामिया कहते थे, ठीक है। बेबीलोन के पास, तो बेबीलोन की सभ्यता भी बोला जाता है इसे। नील नदी के किनारे फिर आपको मिस्र की सभ्यता आपको मिली है। चाइना में हवांगहो नदी के किनारे चीन की सभ्यता मिली है। यूनान के निकट क्रीट की सभ्यता, और भारत में सिंध नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता। यानी कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता, और ये किसके समकालीन, इसके पैरेलल में हड़प्पा सभ्यता है। यानी कि ये देखिए विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है ये सारी की सारी, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चाइना की सभ्यता, हवांगहो नदी के किनारे, यूनान के निकट क्रीट की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये सभी विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता। अमेरिका वगैरह कोई कुछ नहीं है भाई अभी, समझे ना। अमेरिका वगैरह जो अभी आप दादा बने हुए फिर रहे हैं ना, वो लोग वहां पे कोई पूर्वज उनके थे भी नहीं इस समय जब हमारे पूर्वज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे। तो अब आइए, अब आपको एक चीज देखने को मिलेगा यहाँ पे नदी के किनारे, ठीक है ना, नील नदी के किनारे। तो जो भी सभ्यता पहले बसती थी वो कहाँ बसेगी, नदी के किनारे। इसके पीछे का रीजन है, रीजन क्या है, देखिए नदी के किनारे कोई भी सभ्यता इसलिए बसती थी क्योंकि इनको अगर खेती भी करना होगा, ठीक है ना, तो खेती करने के लिए मिट्टी क्या चाहिए, फर्टाइल, यानी कि उपजाऊ मिट्टी चाहिए। तो पानी के कारण काफी फर्टाइल होता था मिट्टी। जल, सिंचाई करने के लिए तो जल भी मिल जाता था। अब इनको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, ठीक है ना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाना है, तो यहाँ पे कोई रेलगाड़ी या गाड़ियां नहीं होती थी उस समय, तो ये नाव के थ्रू उसी नदी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। इसीलिए नदी के किनारे ही जो भी सभ्यता आपको मिलेगी वो नदी के किनारे ही मिलेगी। अब फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ,
नेशनल हाईवे बने। तो अब लोग नदी के किनारे छोड़, क्योंकि नदी में कब बाढ़ आ जाए, कब लोग निकल जाए, ऊपर चले जाए, तो अब डिमांड किधर हो गया भाई, हाईवे के साइड में। अब हाईवे के किनारे जिनका घर होगा उनका जमीन और महंगा मिलेगा। तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट फेस चलेगा। तो इसलिए जो भी आपको सभ्यता मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, नदी के किनारे मिलेगी। यहां तक चीजें क्लियर है सर? यस सर, यहां तक चीजें क्लियर है। अब आइए एक बार नोट्स में थोड़ा सा हम लोग गहन चिंतन करते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ लिखी गई है, फिर हम लोग आएंगे फिर उस समय। देखिए जो हमने चैप्टर का नाम लिखा है हड़प्पा सभ्यता, ये आपका जो टाइम पीरियड आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग कितने वर्ष पुराने हैं, ईसा मसीह के 2500 वर्ष पुराने हैं। अगर 2500 वर्ष पुराने बोल रहे हैं तो आज से कितने साल पुराना हमारा हड़प्पा सभ्यता हो गया। तो देखिए काउंट करना सीखे, ये क्या 2024, यानी कि यहां से कितना हो गया, 2000 साल हो गया। और इधर अगर हम बोल रहे हैं 2500, यानी कि इधर 2500 कितना हो गया, 2500 ऐड कर दीजिए, यानी कि 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता आज हम लोग पढ़ रहे हैं, हड़प्पा की सभ्यता को। क्लियर है भाई? तो देखिए ये सब सारा कुछ मैंने पहले ही पाषाण काल में 3 क्लासेस मैंने लिए हैं, 3-4 क्लासेस वहां पे मैंने करवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्राचीन सभ्यताएं जो है नदी के किनारे ही बसती थी, क्योंकि फसलों की सिंचाई के लिए जल चाहिए होगा। नदियों से ही हमें आना जाना, यानी कि हमें यातायात की साधन भी मिल जाती थी, नाव से हम लोग कर लेते थे। कोई गाड़ी रेलगाड़ी हुआ नहीं करती थी। मिट्टी भी क्या होगी, फर्टाइल मिलेगी। नदी के किनारे मिट्टी भी क्या मिलती है, उपजाऊ मिलती है। इसलिए जो भी सभ्यता आपको मिली वो नदी के किनारे ही मिली है। इसके बाद हमने क्या देखा कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता के बारे में हमने बात की। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता के बारे में जब हमने बात किया तो उसमें से सबसे पहले हमने क्या देखा, दर्जला और फरात नदी। ठीक है ना, ये हो गया आपका दर्जला और फरात नदी के किनारे। पूछेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन से नदी के किनारे, तो याद रखिएगा दर्जला और फरात नदी जो है उसके ही किनारे जो सभ्यता बसी थी, मेसोपोटामिया सभ्यता। ये आपका पूछा गया है, एसएससी का क्वेश्चन है। ये आपके एसएससी ने पूछा है एक बार कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता ही टिक करके आ पाएंगे। और इसके ही समकालीन हमारी सभ्यता भी है, हड़प्पा की सभ्यता। कौन से नदी के किनारे, ये सब चीज तो हम पढ़ेंगे, वैसे अभी आपको याद रखना है सिंधु नदी। इसके बाद नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, ये इराक जो देख रहे हैं, इसी इराक को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया कहते हैं। हवांगो, चाइना की जो सभ्यता आप देखेंगे, हवांगो नदी के किनारे ही बसी है। यूनान के निकट क्रीट की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये है विश्व की प्राचीनतम सभ्यता। यानी कि वर्ल्ड में अगर सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन की बात की जाए तो ये 5 सिविलाइजेशन आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको मैंने कल यानी कि पाषाण काल का मैं आपको अगर चीजें दिखाऊं तो देखिए हमने क्या किया था यहाँ पे। देखिए मैंने आपको क्या बताया था भाई, इतिहास में जो हम लोग अध्ययन करते हैं या इतिहास की हमें जो भी जानकारी मिलती है, मैंने आपको बताया था 2 प्रकार से बताया था। एक तो आपका पुरातात्विक स्रोत और एक है आपका साहित्यिक स्रोत, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, और एक आपका लिटरेचर सोर्सेस है। अब इसके बीच का डिफरेंस याद हो रहा होगा आपको। पुरातात्विक स्रोत यानी कि जो भी हम उत्खनन करेंगे, ठीक है ना, उत्खनन करने के द्वारा जो भी हमें अवशेष मिलेंगे, अवशेष में आपको कुछ भी मिल सकता है भाई। जैसे कि आपको ईंट मिला है, ठीक है, कोई आपने अवशेष किया तो कोई मूर्ति मिल गई है आपको, कोई मुहर मिल गया है आपको, कोई कॉइन आपको मिल गया है, किला आपको मिल गया है, कोई कंकाल आपको मिल गया है। तो ये सारे क्या हो गया, अवशेष हैं। तो इस अवशेषों का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। कैसे अध्ययन किया जाएगा, मैंने आपको बताया था 2 तरीके से। एक तो कार्बन 14 डेटिंग पद्धति है और एक आपका यूरेनियम डेटिंग पद्धति से हम लोग क्या करेंगे, इसका रिसर्च करेंगे। कार्बन 14 किसके लिए था, आपको याद आ रहा होगा, सजीव वस्तुओं के लिए, और यूरेनियम आपका निर्जीव वस्तुओं के लिए। अब ये सारा कार्यक्रम कौन करेगा, ये सब रिसर्च करना या जो अवशेष मिला है उसको खोज करना, उसका रख रखाव करना, ये सारा कौन करेगा, आपका ASI। याद आ रहा, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये अवशेष के थ्रू जानेगी कि ये चीजें कितनी पुरानी है, या यहाँ पे जो भारतीय रह रहे हैं कितने वर्ष पुराने भारतीय यहाँ पे हमारे पूर्वज यानी रह रहे हैं। या हम इससे ये पता करेंगे कि जो हमारे पूर्वज हैं, समझिएगा मेरे भाई, जो हमारे पूर्वज हैं उनको क्या पसंद था, वो कैसे रहते थे। तो उनको जो पसंद है वही बात सिंपल से उनके आने वाली पीढ़ी को भी पसंद हो, यानी आपके माता पिता के अकॉर्डिंग आपके जो बच्चे हैं वो भी वो चीज को पसंद करते हैं ना। ये देखिए अंग्रेजों का मैं अभी आपको एक थॉट बता रहा हूं और अभी मैं बताऊंगा ये बातें मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। और ये हो गया आपका आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत कहने का मतलब, लिटरेचर सोर्स कहने का मतलब कि हमें जो इतिहास किताबों से जानकारियां मिली है, यानी कि किताबों में लिखी है, उस किताब के लेखक होंगे, और कुछ किताब ऐसे हैं जिनके लेखक भी नहीं होंगे। जैसे कि यहां मैंने आपको बताया है साहित्यिक स्रोत में 2 भाग है, एक आपका धार्मिक है और एक आपका गैर धार्मिक है, ठीक है ना। धार्मिक में भी एक ऐसा पुस्तक होगा जिसको सुन करके लिखा गया, जिसके कोई लेखक नहीं होंगे,
देखिए इस किताब के कोई लेखक आपको नहीं मिलेंगे। जैसे अब देखिए सुन करके लिखा गया एक ब्राह्मण ग्रंथ और एक है गैर ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे कि बौद्ध धर्म जैन धर्म से संबंधित पुस्तकें, वेद हो गया, ब्राह्मण पुस्तक हो गया, या उपनिषद, इसके कोई भी लेखक नहीं है। लेकिन जिसको याद में लिखा गया, यानी कि जो भी स्मृति में लिखा गया है उसके लेखक मिलेंगे। महाकाव्य, पुराण, स्मृति, महाभारत, रामायण, इसके लेखक हैं। लेकिन एक और पुस्तक है, ये तो धार्मिक हो गया, एक है आपका गैर धार्मिक, यानी जितने विदेशी यात्री भारत का भ्रमण किए हैं और जो भारतीय यात्री ने भारत का भ्रमण करके जो पुस्तक लिखा है उससे हम इतिहास की जानकारी लेते हैं। यानी ये दो सोर्स आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि आप जो आज चैप्टर पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना, आप जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, तो ये क्या है, एक इसके इतिहास को आप पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के आप इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो इस हड़प्पा सभ्यता से हमें जो भी चीजें मिली है, ठीक है ना, हमें जो भी अवशेष मिले हैं, अब मैंने कहा अवशेष मिले हैं यानी कि क्या होगा, कोई कॉइन्स आपको मिला होगा, कुछ मोहर आपको मिले होंगे, कुछ मूर्तियां आपको मिले होंगे, यही चीजें मिली होगी। यानी कि ये किसका आधार हो गया, ये आपका पुरातात्विक स्रोत हो गया। आपका ये किसका स्रोत आपको बताया, आपको ये पुरातात्विक स्रोत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि हड़प्पा सभ्यता से हमें साहित्यिक स्रोत नहीं मिले हैं, हमें साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं मेरे भाई, ठीक है ना, हमें ये साहित्यिक स्रोत भी यहाँ से मिले हैं। लेकिन जो भी लिखी हुई चीजें हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली है उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, हम लोग इसके लिपि को पढ़ नहीं पाए, हम लोग इसके लिपि को क्या किए, पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसीलिए हम जो भी हड़प्पा सभ्यता को इतिहास में लिखे हैं, हम लोगों ने लिखे ना बाद में, वो कैसे लिखे हैं, हम लोगों ने अवशेष का अध्ययन किया, कार्बन 14 डेटिंग पद्धति से, यूरेनियम डेटिंग पद्धति से उस अवशेष के बारे जानकारी ली कि ये कितने साल पुरानी है और ये कहाँ से, मतलब ये किस मटेरियल से बने हुए। इससे हमें ये पता चला कि हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है, ठीक है। पहली चीज तो ये, हमारे पूर्वज को क्या पसंद है, हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, हमारे पूर्वज क्या खाते थे, हमारे पूर्वज क्या कृषि करते थे, हमारे पूर्वजों को कौन से पशुपालन में कौन से जानवर को वो लोग पशुपालन की तरह यूज करते थे, ये सारी जानकारियां हम लोगों ने कलेक्ट की। कैसे, पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। यानी ये पूरा हड़प्पा सभ्यता जो आप पढ़ रहे हैं ये एक पुरातात्विक स्रोत पर लिखी गई इतिहास के थ्रू आप जानकारी ले रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का। मतलब ये कि हड़प्पा सभ्यता के बारे कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं था, हमें कोई रिटन सोर्स नहीं मिले। देखिए रिटन सोर्स मिले हैं लेकिन हम लोग इसको पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए क्योंकि इसकी जो लिपि थी उसको हम लोगों ने पढ़ ही नहीं पाया। तो हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास लिखा गया है किस पे है, तो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर लिखा गया ये आपका इतिहास है। समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे जो पॉइंट आपको लिखा गया है कंटेंट में, तो देखिए आगे आपको ये लिखा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, अब याद रखिएगा 3 चीज मैं आपको बतलाऊंगा। देखिए यह भी मैं आपको क्लियर ही कर देता हूं, कोई नहीं अभी ये क्लियर होगा नहीं। देखिए ये चैप्टर आप जो बोल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता, इसको 2 और नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके 2 और नाम है। इसके पहला एक नाम जिसको बोला गया, सबसे पहले इसको बोला गया था हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता, ठीक है। इसके बाद इसको कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये क्या तीनों अलग चैप्टर है? नहीं, ये तीनों एक ही है, ठीक है ना, तीनों क्या है, एक ही है। अब ये आपके पूछ लेगा आपसे इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये तीनों जो नाम है, तीनों में सबसे उपयुक्त नाम यानी कि सबसे परफेक्ट नाम कौन सा नाम होगा? हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस सिविलाइजेशन? तो याद रखिएगा सबसे बेस्ट जो नाम होगा ये होगा आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। क्यों होगा और ये 3 नाम कैसे पड़े हैं ये मैं आपको अभी पूरा डिटेल समझाऊंगा अभी, लेकिन ये अभी यहाँ एंट्री करना नहीं है, पहले एंट्री यहाँ करके हमें चीजों को खत्म करना जो हम लोगों ने कवर किया है। तो हमने आपको ये बताया कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना, ये वही नाम है, मतलब चीज एक ही है, बस नाम अलग आपको मिल रहा है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक ही चीज है। इसकी कहीं भी हमें रिटन सोर्स नहीं मिले हैं, ठीक है ना, कहीं भी हमें लिखित विवरण नहीं मिले हैं, और लिखित स्रोत अगर मिले भी हैं तो हम उसके लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की पूरी जो इतिहास लिखी गई किसके आधार पर? पुरातत्व के स्रोत के आधार पर। मतलब जो उत्खनन किया गया है और उससे जो अवशेष मिले हैं उस अवशेष से पुरातत्व विभाग, अभी मैं बताऊंगा पुरातत्व विभाग के हिस्ट्री के बारे में जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पुरातत्व विभाग ने जानकारी प्राप्त की है
और इससे हमें ये जानकारी मिली कि जो हमारे पूर्वज हैं या जो पहले के जो लोग रहते थे कैसे रहते थे, उनको क्या पसंद था, वो क्या पशुपालन करते थे, कौन से पशु को पालतू बनाए थे, कौन सी कृषि करते थे, ये सारी जानकारी हमें मिली है। ठीक है, यानी ये हड़प्पा सभ्यता किस पे बेस्ड है, आपका पूरा का पूरा पुरातत्व के स्रोत पर लिखित ये आपका इतिहास है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हड़प्पा सभ्यता आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये जो सभ्यता है आपका, यानी यहाँ पे जो लोग रह रहे थे एक क्षेत्र में रह रहे सभ्यता है ना दोस्त। हड़प्पा मैं बताऊंगा कि हड़प्पा ही सभ्यता क्यों बोला जा रहा। तो यहाँ सभ्यता में जो लोग रह रहे थे एक फिक्स कल्चर को फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ के जो लोग जो रह रहे थे ये एक शहरी सभ्यता थी। अब इनको शहरी सभ्यता क्यों कहा जा रहा ना, क्योंकि आज आप जो शहर आप जिसको बोल रहे हैं, जैसे आप जिस भी सिटी में रह रहे हो, लखनऊ सिटी में रह रहे होंगे या फिर जो भी XYZ जो भी सिटी में रह रहे हैं, अभी आपके सिटी में हो सकता है कि बरसात बहुत हो जाए तो पानी जम जाएगी। हो सकता है कि आपने घर का कंस्ट्रक्शन या सिटी का इतना अच्छे से प्लानिंग नहीं किया गया है कि उसमें कभी अभी रोड बना तो फिर से नाली निकालना तो रोड को तोड़ा जाएगा। तो ये सारी चीजें हड़प्पा सभ्यता में देखा गया कि जो यहाँ का जो टाउन प्लानिंग जो सिस्टम था, यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे अच्छी चीजें ये देखी गई कि यहाँ पे जो टाउन यानी कि शहर का जो नियोजन किया गया ना, जो सिस्टम था बहुत ही शानदार सिस्टम था। और ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जल निकासी, मतलब पानी कहीं से भी जम ही नहीं सकता है। इस सभ्यता में जो घर देखा गया, वहां पे जो भी शहर का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, इसलिए जो जल निकासी का जो प्रबंध था, जो शहर का प्लानिंग था, ये कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई ग्रामीण सभ्यता, ये एक शहरी सभ्यता थी। जो आज की जो शहर है ना, उससे भी तगड़े रूप में वो शहर थी आपकी हड़प्पा सभ्यता। आज तो आप देख लीजिए, हल्की से बारिश हो तो पूरी पानी जम जाएगी, नाली का पानी ही भाई पूरा नदी में आ जाएगा, तो वही नाली का पानी ही आपके लिए नदी बन जाती है। तो आप उसको शहर बोल रहे हैं ना। लेकिन ये जो हड़प्पा सभ्यता में जो ड्रेनेज सिस्टम थी या वहां का जो सिटी प्लानिंग था बहुत ही शानदार था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता पहला नगरीकरण अगर पूछा जाएगा तो यही होगा, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन। और ये अगर पूछा जाए पहली जो शहरी सभ्यता कौन सी है, तो हड़प्पा सभ्यता। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे फिर ग्रामीण में आ जाएंगे, ग्रामीण सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता का अभी तो उदय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे पतन भी पढ़ेंगे, कैसे हड़प्पा सभ्यता का पतन होगा। ठीक है ना, खैर वो तो बातें हैं, अभी 3-4 क्लासेस चलेगी हड़प्पा सभ्यता पे। तो ये हड़प्पा सभ्यता का एक शहरी सभ्यता। देखिए ये पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ मैं कहानी बोल रहा हूँ, और इससे आपके बहुत फायदे होंगे अगर आप अच्छे एग्जामिनेशन में बैठेंगे, और मेंस वगैरह में भी लिखने में आपको काफी मदद मिलेगी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता है, प्रथम नगरीकरण हुआ था कांस्य युगीन। अब ये बताइए कौन सा काल होगा, आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल। मैंने कहा था आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, क्या कहा था सर, मैंने आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताया था कि ये वो काल है जहां पे हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, साथ के साथ साहित्यिक स्रोत भी मिले, लेकिन साहित्यिक स्रोत को हम लोगों ने पढ़ नहीं पाया। सेम हड़प्पा सभ्यता में भी यही है कि हड़प्पा सभ्यता का पूरा इतिहास कैसे लिखा गया है, ये पुरातात्विक स्रोत के आधार पर लिखा गया। लिपियां साहित्यिक स्रोत मिले हैं, लिखित चीजें हमें मिली है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। कैसी युग की सभ्यता है, 3 युग मैंने बताया था। एक है आपका क्या, एक है आपका स्टोन एज यानी कि पाषाण काल, दूसरा था आपका ताम्र पाषाण काल, तीसरा क्या था आपका कांस्य युगीन, और चौथा कौन था आपका आयरन एज। बताया था भाई, आयरन एज आपका महाजनपद काल से चल, मतलब कि जो आज हम लोग देख रहे हैं। तो कांस्य युगीन सभ्यता है आपका क्या, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब इसका जो आकार है, अभी मैं हड़प्पा सभ्यता का जब मैं शेप दिखाऊंगा वो आपको मिलेगा त्रिभुजाकार। ये आपका पूछा जाता है इसलिए मैंने यह लिख दिया, आकार कैसा, त्रिभुजाकार। और ये जो हड़प्पा सभ्यता, ये जो सिविलाइजेशन आप जो पढ़ रहे हैं ना, जो सबसे पुरानी सभ्यता भारत की है, 2500 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पुराना जो सभ्यता है, ये आज से अगर कंपैरिजन करें तो 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता जो है, ये 13 लाख किलोमीटर क्षेत्र तक फैली हुई थी सभ्यता, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। यानी मेसोपोटामिया में जो सभ्यता चल रही थी उसी के समकालीन भारत में भी ये हड़प्पा सभ्यता, यानी यहाँ पे लोग रह रहे थे। सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है भाई, चलिए ये सब बातें मैं बताऊंगा आगे, ये सब नदी के बारे, ये बातें हो गई। अब आइए, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, अब आ रहे हैं, अब आपको मैं नाम क्लियर कर दूंगा। जो सभ्यता तो मैंने क्लियर किया, अब हड़प्पा को भी मैं क्लियर कर दूंगा। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले जो अवशेष मिले थे 1826 में। देखिए हड़प्पा क्या है, हड़प्पा ये जो मैं आपको बार बार जो कह रहा हूं ना, ये एक स्थल है, यानी ये क्या है आपका एक प्लेस है। ये प्लेस कहाँ है, आपके पाकिस्तान में। ठीक है ना, देखिए पाकिस्तान का जो पंजाब है, देखिए आपका जो पंजाब यानी हमारा जो पंजाब आप देख रहे होंगे ना मेरे भाई,
देखिए हमारा जो ये पंजाब है, मान के चलिए ये वाला क्षेत्र ये पूरा पंजाब है आपका, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा पंजाब है। तो ये हो गया पाकिस्तान का पंजाब, आधा पंजाब चला गया था पाकिस्तान में और आधा पंजाब इंडिया में रह गया है, ठीक है। तो ये इंडिया पाकिस्तान हो गया, मतलब पंजाब पाकिस्तान पंजाब हो गया, ये आपका इंडिया पाकिस्तान पंजाब हो गया। तो यहाँ पे ही सिंध प्रांत में ही आपका एक क्षेत्र है जिसको हम लोग कहते हैं हड़प्पा, एक स्थल है। और यहीं से आपकी गुजरती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता, ठीक है। इसलिए सबसे पहले इसका नाम हड़प्पा सभ्यता नहीं पड़ा था। सिंधु नदी के किनारे एक स्थल का खोज हुआ जिसको हम लोग क्या नाम, जिसका क्या वो स्थल क्या था? हड़प्पा नाम था, पाकिस्तान का पंजाब में स्थित है। तो इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया था, क्योंकि पहले की जितनी भी सभ्यताएं थी क्या थी, मैंने आपको क्या बताया, नदी के किनारे सभ्यताएं बसती थी, इसलिए नदी के नाम पर ही सभ्यता का नाम रख दिया जाता था। इसलिए हमने इसका नाम रख दिया सिंधु सभ्यता, ठीक है ना। हमने इसका नाम लिख दिया सिंधु सभ्यता। यानी ये मैं आपको दिखलाता हूं, अगर ज्योग्राफी का कंटेंट मिल जाए, मैंने आपका ज्योग्राफी में पूरा रिवर सिस्टम कंप्लीट कराया, ठीक है मेरे भाई। अगर रिवर सिस्टम में यहाँ पे शायद नहीं मिल पाएगा, कोई नहीं, चलिए मैप वहाँ पे होगा। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में मैप लाऊंगा, अभी जरूरत नहीं है वैसे कोई बात। देखिए ये आपका सिंधु नदी यहाँ से निकल रही, मैं आपको यहाँ पे बनाता भी हूँ मैप। चलिए यहाँ से निकली आपके सिंधु नदी, ठीक है। अब ये आपका जो है पंजाब है, ये हो गया पाकिस्तान पंजाब, और ये हो गया आपका इंडिया का पंजाब। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये हो गया आपका हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा ये सिंध प्रांत में है, यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान का ही एक प्रांत है, सिंध प्रांत, ठीक है। अब ये भाई जो नदी है, सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता मिली है, कौन सी सभ्यता? ये है आपकी हड़प्पा सभ्यता। इसलिए यानी हड़प्पा स्थल की खोज हुई, उत्खनन किया गया। अभी मैं बताऊंगा उत्खनन क्यों किया गया। तो ये हड़प्पा की स्थल का खोज हुआ है सबसे पहले, तो इसलिए हमने इसका नाम लग दिया था पहले सिंधु सभ्यता, ठीक है ना। अब यहीं पे फिर से खनन किया गया, तो इसे थोड़ी सी दूर में, यानी इसी नदी के, अब देखिए इसके आसपास का जो इलाका होगा इसको हम लोग घाटी का नाम दे देते हैं। यानी जो नदी है उस नदी का घाटी का देते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी कहेंगे हम लोग, ठीक है। सिंधु घाटी यानी कि इसके आसपास का जो क्षेत्र है, दाएं बाएं वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र हो गया सिंधु घाटी का क्षेत्र। तो यहाँ पे एक और क्षेत्र हमें मिला, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। हमें क्या मिला? मोहनजोदड़ो। यानी कि जो मोहनजोदड़ो, ये जो आपको मैं बता रहा हूं, ये हो गया आपका मोहनजोदड़ो। समझिएगा भाई, अच्छे से मैं आपको बता रहा हूं। ये हो गया आपका मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका मोहनजोदड़ो और ये हो गया आपका हड़प्पा। अब उत्खनन जब किया गया मेरे भाई, हड़प्पा से जो उत्खनन करके हमें जो अवशेष मिले, मान के चलते हैं कि यहां से हमें एक कॉइन मिला और यहां से भी हमें एक कॉइन मिला। अब इसका हमने क्या किया भाई? इसकी हमने रिसर्च की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया, पुरातत्व विभाग ने किया। अब ये निर्जीव वस्तु है, यूरेनियम डेटिंग पद्धति से इनका आयु निकाला गया और इसका भी यूरेनियम डेटिंग पद्धति से आयु निकाला गया। तो ये कॉइन जितना वर्ष पुराना था उतना ही ये कॉइन आपका पुराना मिला। इससे हमें ये समझ में आया कि जो मोहनजोदड़ो है या फिर जो हड़प्पा है, ये दोनों उतना ही पुराने, यहाँ पे लोग क्या रहे, उतने ही पुराने साल से लोग यहाँ दोनों जगह रह रहे थे। यानी इसके हमें जब हमने इसके ऊपर रिसर्च किया, इस कॉइन के ऊपर, इसलिए हम अब इस सिंधु सभ्यता जो हमने इसका नाम रखा था, क्योंकि सबसे पहले हमने हड़प्पा स्थल का खोज किया था सिंधु नदी के किनारे। अब भाई हमें एक और स्थल का हमने खोज कर लिया, मोहनजोदड़ो, जो सिंधु के आसपास वाला क्षेत्र है। तो अब इसको कैसे कहेंगे भाई? तो इसको हमने नाम दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम दिया? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे कुछ स्थल हमें मिला, जैसे कि यहीं पे हमें इंडिया के जो पंजाब है, यहाँ पे हमें मिल गया रोपड़। तो ये रोपड़ कौन सा नदी के किनारे? सिंधु, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता हमने कह दिया, ठीक है। अब फिर ये देखा गया कि भाई इधर आपका हिंडन नदी है, इधर गोदावरी नदी है, इधर आपका झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी, ब्यास, इधर भी बहुत पुराने स्थल का उत्खनन किया गया। तो स्थल का खोज हुआ और यहाँ से जब अवशेष मिले और इस अवशेष का जब अध्ययन किया गया, तो ये भी अवशेष उतना ही पुराना मिला जितना ये मोहनजोदड़ो का अवशेष था और जितना आपका हड़प्पा का पुराना था। तो अब बताइए अब इसको सिंधु घाटी सभ्यता कैसे कहें? यहाँ गोदावरी नदी के पास मिल रहा है, यहाँ हिंडन नदी के पास मिला है, सिंधु नदी से कोई इसका संबंध ही नहीं है भाई। इसीलिए अब इसका नाम बोला गया कि भाई जो सबसे पहले जो स्थल हमें मिला है हड़प्पा का, हमने सबसे पहले क्या किया था? उत्खनन किया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम रखा जाएगा हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे उचित नाम बोला जाएगा तो क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता। समझ में आ गया? ये नाम का डाउट क्लियर हो गया कि आप अगर हड़प्पा सभ्यता कह रहे हैं या आप सिंधु घाटी सभ्यता कर रहे हैं या सिंधु सभ्यता कर रहे हैं, तीनों क्या है? एक ही चीज है। सबसे पहले हमने सिंधु सभ्यता इसीलिए कह दिया क्योंकि सिंधु नदी के किनारे जो पहला जो स्थल की खोज हुआ वो था आपका हड़प्पा ही था, इसलिए हमने
कह दिया सिंधु नदी के किनारे ही सारी सभ्यताएं पहले बस रही थी और उनका नाम नदी के किनारे बसे जो नदी थे उसके नाम पर ही रख दिया जाता था, इसलिए हमने भी रख दिया सिंधु सभ्यता। फिर सिंधु घाटी का जो क्षेत्र है वहां पे हमें और भी 2-3 क्षेत्र का जब उत्खनन किया और वहां से जो अवशेष मिले वो भी उतने ही पुराने थे जितना हड़प्पा का अवशेष था पुराना, इसलिए हमने उसका नाम फिर रख दिया इस सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, रोपर हो गया, इंडिया पंजाब का क्षेत्र से हमें जो मिला। इसके बाद फिर हमने देखा कि जो आपका हिंडन नदी जा रहा है उत्तर प्रदेश होकर के, ठीक है, गंगा के क्षेत्र से, गोदावरी नदी जो दक्षिण में बह रही है, हिंडन नदी हो गई, वो तो ये सारे का तो कोई सिंधु घाटी से कोई संबंध ही नहीं है भाई। तो अब इस सभ्यता को फिर हम क्या नाम दें, क्योंकि जो आपका गुजरात वाला सेक्टर में आप देखेंगे लोथल हो गया, जो सबसे पुराना बंदरगाह कहलाएगा, हड़प्पा सभ्यता का पहला बंदरगाह होगा, ये पोर्ट होगा ये, तो यहां से जो अवशेष मिले ये भी अवशेष उतना ही पुराना था जितना हड़प्पा सभ्यता का था, जितना मोहनजोदड़ो का था। इसलिए अब हम लोगों ने डिसाइड किया, जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि अब ये जो सभ्यता होगी इसका नाम रखा जाएगा हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि जो सबसे पहले स्थल का हमने उत्खनन किया है वो हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम ही रखा जाएगा हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है यहां तक? ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? सबसे पहले अवशेष 1826 में, देखिए जो हड़प्पा सभ्यता की जो हम लोग बातें कर रहे हैं, तो ये ईयर याद रखना है आपको, 1826 में हड़प्पा में चार्ल्स मेंशन, ठीक है ना, अंग्रेज अधिकारी है चार्ल्स मेंशन, इनके द्वारा प्राप्त किया गया था। सबसे पहला अवशेष जो हड़प्पा जो स्थल है आपका पाकिस्तान में, पाकिस्तान पंजाब में, पंजाब यानी कि ये पंजाब इंडिया का पंजाब नहीं था, ये पंजाब पाकिस्तान का पंजाब था। मैंने अभी बताया ना, पंजाब जो आप इंडिया में जो पंजाब देख रहे हैं भाई, ये पूरा का पूरा पंजाब है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र आपका इंडिया का हो गया और ये वाला क्षेत्र आपका पाकिस्तान का पंजाब है। तो यहीं पे जो हड़प्पा का जो सबसे पहले जो अवशेष हड़प्पा क्षेत्र से जो पहला अवशेष मिला था 1826 में, पहला अवशेष मिला था किनके द्वारा? चार्ल्स मेंशन के द्वारा प्राप्त किया गया था। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। अब आइए आगे, जो हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता के लोगों ने, मैंने आपको बताया, कॉपर के साथ टीन को मिलाकर के पहली मिश्र धातु कांसा का निर्माण किया। यानी कि इस हड़प्पा सभ्यता में हमें कांसा मिला था, और कांसा क्या एक पहली मिश्र धातु हमें मिली है, जिस मिश्र धातु को जब इस पे हमने रिसर्च किया तो देखा कि कॉपर के साथ टीन मिलाया गया था। यानी लोग अब इस हड़प्पा सभ्यता में पत्थर तो यूज कर रहे हैं, तांबा तो यूज कर रहे हैं, साथ के साथ तांबा में टीन का इस्तेमाल करके यहाँ पे मिश्र धातु के भी कुछ कुछ अवशेष मिले हैं, इसलिए हमने इसको कहा है कांस्य युगीन सभ्यता। अब आइए देखिए, भारत का गवर्नर जनरल जो बना करके भेजा गया था लॉर्ड डलहौजी को। अब ये हड़प्पा का जो खोज हुआ ना, यानी कि ये जो मैंने आपको बताया कि जो उत्खनन हुआ, ये जो हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पे जो हमें मिली है, ये कैसे उत्खनन हुआ ये समझिएगा इस इतिहास को। भारत का गवर्नर जनरल बना करके भेजा जा रहा है, आपको मालूम होगा गवर्नर जनरल चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। भारत का गवर्नर जनरल 1848 से 1856 तक, यानी कि 1857 के विद्रोह से पहले कौन रहा था आपका? याद होगा, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी काफी फेमस है। अगर देखा जाए भारत में रेलवे का जो डेवलपमेंट किया है, ठीक है ना, रेलवे के डेवलपमेंट में, रेलवे का विकास में इनका काफी ज्यादा योगदान रहा है। तो जो इन्होंने क्या किया था भाई, पहला पैसेंजर ट्रेन चलाया था कहां से? मुंबई से ठाणे, कब? 1853 में। खैर ये सब इतिहास रेलवे का, इसको हटाइए अभी। तो इसने क्या किया था, रेलवे लाइन को बिछाना स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो रेलवे लाइन को जो बिछा रहे हैं ये, तो जम्मू कश्मीर वाला इलाका जो देख रहे हैं, इधर से आपका पाकिस्तान लाहौर कराची होते हुए, ठीक है ना, लाहौर कराची होते हुए ये क्या कर रहे, रेलवे लाइन बिछा रहे। तो ये क्या पर्वतीय क्षेत्र है भाई, ऊंची है, यहाँ पे ऊंचे ऊंचे टीला है। तो अब यहाँ रेलवे लाइन बिछाना है पहाड़ी क्षेत्र में, तो इसको समतल करना होगा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े टीला है, इसको क्या करना पड़ेगा? समतल करना पड़ेगा। तो इसकी क्या की जाएगी? खुदाई की जाएगी। खुदाई कर करके इसको समतल बनाया गया और फिर यहाँ पे रेल के पटरी बिछाई गई। तो इसी खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले, तो अब ये अवशेष जो मिले ना भाई, तो अब इस अवशेष को क्या किया गया? अध्ययन किया गया। अध्ययन किया गया। तो अब इसके अध्ययन करने के पीछे का भी लॉजिक को समझिए। पहले देखिए, इसके अवशेष को अध्ययन कौन करेगा? खैर इसको अभी साइड करिए, पहले आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जो जो चीजें हैं पहले इसको भी साथ के साथ कवर करते चले, नहीं तो हिस्ट्री में आपका स्टोरी ही रह जाएगा, मेन कंटेंट छूट जाएगा। देखिए, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 में भारत में रेलवे का क्या क्या विकास कराया। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन, यात्री ट्रेन, ये सभी को पता होगा कि मुंबई से ठाणे चली थी। देखिए, रेलवे लाइन के बिछाने के दौरान क्या हुआ था, रेलवे लाइन बिछा रहे थे, ये जो आपका पूरा कश्मीर से होके कराची, आपका लाहौर होते हुए बिछा रहे थे, जो बड़े बड़े टीले थे
उसको काट करके क्या किया जा रहा था, समतल किया जा रहा था। इसी खुदाई में भारी संख्या में अवशेष मिले, ईंटें मिले, कुछ कंकाल मिले, कुछ जानवरों के अवशेष मिले। तो अब क्या किया जाएगा, 1856 की बात है, ठीक है ना, क्योंकि 1856 के बाद याद करिए आपका एक विद्रोह होगा, 1857 का विद्रोह। आपको पता है ये वो विद्रोह था जिसमें भारत को आजादी मिल जाती। शायद भारत अभी 1857 में ही आजाद हो जाता, लेकिन एक यूनिटी नहीं थी। तो इसी विद्रोह के बाद अब अंग्रेज क्या करेंगे, भारत की बात सुनना स्टार्ट करेंगे। तब तो जाके 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। क्यों, भारत के लिए नहीं किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट। अंग्रेज अपने फायदे के लिए एस्टेब्लिशमेंट किए थे कि भारतीयों का क्या डिमांड है उसको वो लोग क्या करें, एक रिटन सोर्स, एक डॉक्यूमेंट लेकर मेरे पास आए, ना कि युद्ध कर ले, ना कि कोई विद्रोह कर ले हमारे साथ, वो लेकर के आए और उसमें जो भी चीजें हैं उसमें मैनिपुलेट करके उसकी कुछ डिमांड को पूरा किया जाएगा। और वो ऐसी डिमांड हम लोग पूरा करेंगे जिससे हमारी क्षति नहीं है, बल्कि वो लोग खुश भी हो जाए कि उनका डिमांड भी पूरा हो जाए और उनको उतना ज्यादा प्रॉफिट भी ना मिल पाए। तो ये 1857 के विद्रोह के बाद एक माइंड सेटअप हुआ अंग्रेजों का कि अब हमें अंग्रेजों की भी, भारतीयों के भी बात सुनने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जो रेलवे लाइन जो बिछाने का क्रम है, तो इस खुदाई में ही बहुत सारे अवशेष मिले। तो इतना ज्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि अंग्रेज अभी तक क्या है भाई, अपने मनमानी कर रहे थे। भारत में क्या करना था, उनको लूटना था, अपने राजस्व का इनकम करना था और जो भी क्षेत्र है भारत का उसको अपने अधीन करना था, यही था इनका मकसद। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद अब ये संभलेंगे, ठीक है ना। आपने समझा था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैंने बताया था पूरा कि कैसे ट्रेड करने का आए, फिर उनका पूरा मोनोपोली को खत्म किया, फिर ब्रिटिश के पार्लियामेंट से पूरा कंट्रोल किया जाने लगेगा अब 1857 के बाद। तो अब ये भारतीयों के बात सुनेंगे। तो 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, ठीक है ना, देखिए नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, इन सभी अवशेषों को पहले इकट्ठा किया। अब इकट्ठा करके अब ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, अब आपके मन में ये भी डाउट आ रहा है, समझिए। देखिए इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन सारे अवशेषों को इन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया, एक जगह कलेक्ट किया, अवशेषों का क्या क्या कलेक्ट किया। क्यों किया, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह था एक व्यापक विद्रोह था जिसमें भारत को शायद इसी समय आजादी मिल जाती, लेकिन एक यूनिटी ना होने के कारण, और अंग्रेज समझ गया था कि अब हमें भारतीयों की भी बातों को सुनना होगा, ठीक है ना, उनकी क्या मांग है, उनको हम कोई भी कानून बना रहे हैं तो उनको उनके अगेंस्ट जाकर के ना कोई चीजें बनाए। तो उनको क्या पसंद है भारतीयों को, ठीक है ना, भारतीयों को क्या पसंद है ये कैसे पता चलेगा, उनसे पूछना होगा। या फिर जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पूर्वज को जो पसंद है ऑटोमेटिक हमें भी पसंद होंगे भाई। तो इसलिए इन्होंने सारी चीजों को कलेक्ट किया और इससे जानकारी प्राप्त की कि जो भारतीय के जो पूर्वज हैं वो लोग क्या करते थे, क्या उनको पसंद था, ये सारी जानकारी कलेक्ट किए और उसके अकॉर्डिंग ही अंग्रेज क्या करेंगे, आगे अपने कानून बनाएंगे जिससे भारतीय क्या करे, विद्रोह की जैसी सिचुएशन ना बना ले, 1857 के विद्रोह की जैसी सिचुएशन। इसीलिए 1856 में कनिंघम क्या करेगा, सारे अवशेषों को, समझ में आ रहा ना भाई ये सिस्टम क्यों स्टार्ट हुआ आखिर इस पे रिसर्च करने का। जो अंग्रेज को क्या मतलब था भाई, कितना पुराना कितना नया, हमें तो भाई राज करना है, राजस्व कलेक्ट करना है और क्षेत्र को जीतना है और निकल जाना है, यही करना था अंग्रेजों को। तो लेकिन 1857 का विद्रोह एक अंग्रेजों के अंदर एक डर स्थापित किया कि हमें भी भारतीयों की बात अब सुननी होगी। तो अवशेषों को इकट्ठा करके रिसर्च किया इन्होंने। तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने देखा, तो फिर इन्होंने 1905 में एक डिपार्टमेंट बनाया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका काम ही क्या है कि जो भी अवशेष मिले हैं या कहीं भी हमें खनन करना है, उत्खनन करना है, ठीक है ना, तो ये सारा कार्य कौन करेगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत ही होगा। जो भी अवशेष मिलेगा उसको रखने का कार्य, उस पर रिसर्च करने का कार्य, ये सारा कौन करेगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। इसकी स्थापना किया। इसी कारण आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे का कौन है, यानी भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक है सर। अब आ गया ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो प्रथम, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट बनाया गया इसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया, जॉन मार्शल को बनाया गया। इन्हीं के आदेश में अब क्या होगा, देखिए जॉन मार्शल को क्या किया गया, ये जो डिपार्टमेंट बनाया गया है आपका इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बनाया गया है, यानी ASI जो बनाया गया है, इसका पहला अध्यक्ष चेयरमैन बनाया गया जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल को क्या किया गया, आदेश दिया गया भाई कि अब जो वो क्षेत्र आप देख रहे हैं, सिंधु घाटी वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, उसके आसपास क्षेत्र में भी जा करके अब क्या करें भाई, आप उत्खनन करें, ठीक है ना, उत्खनन करने का काम दिया गया। तो इसके जॉन मार्शल के अंदर ही दयाराम सहानी, ये नाम आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। 1921 में देखिए स्थापना 1905 में हो रहा आपको,
स्थापना अभी मैंने आपको वो बताया था कहाँ पे, ये रहा आपका, देखिए एक मिनट, देखिए भाई ये है 1905 में स्थापना हुआ। अब यहाँ से उत्खनन का कार्य स्टार्ट है, लेकिन फाइनली 1921 में सफलता मिलती है दयाराम साहनी को। ये किसके नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं? जॉन मार्शल इनको आदेश दिया है। इनके ही नेतृत्व में हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे, ये सारा मैं बताऊंगा कौन सा नदी, कौन सा ईयर, क्वेश्चन के, ये सब हम एक जगह मैंने रखा है, अभी समझिए चीजों को। तो किसके 1921 में प्रथम स्थल जो खोजा गया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में, हड़प्पा स्थल की खोज हुई। कौन से नदी? रावी नदी के किनारे प्रथम स्थल यानी हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ, इसलिए इसका नाम ही सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इसके जस्ट अगले साल 1922 में राखल दास बनर्जी, आरडी बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे एक और शहर मोहनजोदड़ो की खोज कर ली, यानी एक और स्थल का खोज हो गया। कौन सा स्थल है? वो आपका मोहनजोदड़ो। अब आ गया ये इन दोनों स्थल मतलब कौन सा स्थल? ये आपका मोहनजोदड़ो और आपका ये हो गया हड़प्पा। इन दोनों स्थल से जो भी अवशेष मिले और इन दोनों अवशेषों पे क्या किया गया? रिसर्च किया गया। रिसर्च करने के दौरान ये पता चला कि दोनों जगहों के लोगों का जो कल्चर था, संस्कृति था, वो एक ही संस्कृति थे और वो अवशेष उतने ही पुराने थे, इसलिए इसे नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर है? सिंधु सभ्यता कब दिया गया? जब हड़प्पा किसकी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए सिंधु सभ्यता। रावी नदी तो किसकी भाई? सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी थी ना, इसलिए सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। फिर मोहनजोदड़ो का भी खोज हुआ भाई, रोपर का भी क्षेत्र का खोज हुआ। मैं बताऊंगा रोपर वगैरह सब कुछ बताऊंगा, सूतका गेंडो बताऊंगा, मोहनजोदड़ो या चानहुद्रो, ये सारा चीज बताएंगे। तो अब भाई सिंधु नदी के घाटी के जो क्षेत्र में जो स्थल खोज हुआ तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिया गया। अब इसके बाद कार्बन 14 डेटिंग मेथड से इन अवशेषों का क्या किया गया? काल निर्धारण यानी कि डेट आयु निकाला गया, जो देखा गया कि 2500 ईसा पूर्व ये पुराने हैं। तो हम इससे हमें पता चला कि हमारे देश की भी जो सभ्यता है वो हवांगहो चीन की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, क्रीट की जो सभ्यता है, ये सारी सभ्यता के समकालीन हमारे देश में, भारतीय उपमहाद्वीप में भी हमारी सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। तो अब कोई नहीं बोल सकता है कि हम पुराने, हम नहीं, हम भी उतने ही पुराने हैं मेरे भाई। इस सभ्यता के ऊपर अब क्या किया जाएगा? और रिसर्च किया जाएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और आदेश दिया जाएगा कि अब खनन करिए, खोजबीन की जाएगी, और फिर पता चलेगा कि केवल सिंधु नदी ही नहीं, देखिए भारत की और भी जो नदी घाटी है, हिंडन नदी हो गया, गोदावरी नदी, यहाँ पे भी बहुत पुराने स्थल मिलेंगे, पुराने अवशेष मिलेंगे। वो उतने ही पुराने होंगे जितना हड़प्पा मोहनजोदड़ो के मिलेंगे। और इस प्रकार से जब इसका हम आकार बनाएंगे, मैं आकार दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, वो आपका त्रिभुजाकार आकार बनेगा। इस प्रकार से त्रिभुजाकार आकार बनेगा। तो पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो याद रखिएगा त्रिभुजाकार था। अब इसको पहले तो यहाँ पे देखिए 4 इंपॉर्टेंट जो हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इस चौहद्दी को पहले समझिए। देखिए सबसे पहले अभी आपको देखना कि जो हड़प्पा सभ्यता है, मतलब समझिए चौहद्दी कहने का मतलब क्या, यानी जो आप सभ्यता पढ़ रहे हैं, कौन सा सभ्यता पढ़ रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता एक सर्टेन क्षेत्र में ही होगा ना भाई, तभी तो हम इसको सभ्यता कर रहे हैं। यहाँ के इतने क्षेत्र के लोग एक ही कल्चर को फॉलो कर रहे होंगे। तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व, और ये हो गया पश्चिम, यानी इसकी एक चौहद्दी होगी ना, इसकी एक बाउंड्री होगी इस सभ्यता की। हाँ, तो उत्तर में वो कौन सा क्षेत्र है, वो दक्षिण का कौन सा क्षेत्र है, कौन सा नदी के किनारे है, और पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है, सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है, सबसे पूर्वी क्षेत्र। जैसे भारत का आप बोलते हैं ना, सबसे उत्तर में क्या? उत्तरी कोल हो गया, दक्षिण आपका कन्याकुमारी। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता का आप हमें बताइए, समझ में आया? तो चलिए हड़प्पा सभ्यता का हम लोग देखते हैं चौहद्दी। तो सबसे उत्तर में देखा जाएगा जो हड़प्पा सभ्यता का उत्तर में कौन है? जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र है मांडा, महाराष्ट्र में क्षेत्र है दैमाबाद, और पूरब में है आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में है सूतका गेंडोर। ये कल हम मैप आपको दिखाएंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप चौहद्दी समझिए, हड़प्पा सभ्यता इतना पूरा जो फैला हुआ, इसका जो बाउंड्री ये है, पूरब में ये बाउंड्री है सूतका गेंडो, सॉरी पश्चिम में ये, पूरब में आलमगीरपुर, उत्तर में मांडा में तक फैला हुआ है, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ। ये हो गया इसका चौहद्दी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का ये क्या हो गया? आपका चौहद्दी हो गया, यानी बाउंड्री हो गया। अब आइए यहाँ पे इसको पढ़िए। ये हो गया आपका उत्तर में, देखिए ये उत्तर में बोला गया सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा, जम्मू कश्मीर है। कौन सा नदी? चिनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिण में कौन? मैंने बताया दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी किनारे। बीपीएससी का पूछा गया सवाल है, गोदावरी नदी नहीं था, याद रखिएगा, नाम था आपका परवरा नदी। परवरा नदी के किनारे दैमाबाद स्थित है, और ये परवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पूर्वी जो स्थल है, सबसे पूर्वी स्थल कौन है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। देखिए वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश कौन सा नदी किनारे है? ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है।
सबसे पश्चिमी स्तर कौन है? सुतका गेंडो बलूचिस्तान वेस्टर्न में है। सुतका गेंडो दासक नदी बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान यानी कि ये कहाँ का हो गया? पाकिस्तान में, ये भारत का नहीं है। तो देखिए मेरे भाई, ये आपका इंडिया में हो गया पूर्वी क्षेत्र, आपका दक्षिणी क्षेत्र इंडिया में हो गया, और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये भी इंडिया क्षेत्र। चौहद्दी में केवल एक ऐसा चौहद्दी होगा जो आपका पाकिस्तान में है, हड़प्पा सभ्यता का। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब एक पॉइंट ये याद रखिएगा भाई, यहाँ तक पहली बार मानव का जो अस्थायी जीवन, ये मैंने बता रखा है, नवपाषाण काल। पहली बार ग्रामीण संस्कृति, याद है, ताम्रपाषाण काल, गांवों का विकास स्टार्ट हुआ। पहली बार संस्कृति, शहरी संस्कृति, आप देख रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं कांस्ययुगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है यहाँ तक? तो अभी यहां तक चीजों को क्लियर रखिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता में अभी आपने देखा, मांडा क्षेत्र देखा, दैमाबाद देखा, आलमगीरपुरा देखा और सोतका गेंडो देखा। अभी बहुत सारे स्थल का उत्खनन किया गया, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता में। वो सारे हमने स्थल का नाम देख लेना है और फिर इसको मैप में मैं आपको दिखाऊंगा और इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस प्रकार से त्रिभुजाकार मिलेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में जो ये स्थल आपको मिले हैं, जैसे कि मान के चलते हैं आपको एक स्थल मिला है लोथल। ठीक है, अब ये लोथल क्षेत्र से हमें क्या क्या चीजें अवशेष मिले हैं उसका अध्ययन करेंगे। फिर हड़प्पा सभ्यता का पूरा हम लोग धार्मिक जीवन को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक जीवन को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सामाजिक जीवन को पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को पढ़ेंगे पूरा। देन ये चैप्टर हड़प्पा का पतन करेंगे, फिर ये खत्म होगा। 3-4 क्लास में ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, होप शो चीजें समझ में आ गई होगी। हड़प्पा सभ्यता का आज पहला क्लास है, ये यूट्यूब पर भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें आप समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है हमारे साथ जुड़ना तो हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।